हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज से हमने आप सभी के लिए एक ऐसी सीरीज़ शुरू की, ऐसे केस लॉज लेकर आए हैं जिन्होंने कि कानून ही बदल कर रख दिया। तो उन्हीं हिस्टोरिकल केस लॉज की सीरीज़ में सबसे पहला केस हम आप सभी के लिए सामने जो लेकर आए हैं वो है के.एम. नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का। ये वो केस है जिसने कि जो जूरी पैनल जो आप पहले देखते थे उसको समाप्त कर दिया गया के.एम. नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के केस में। उसके साथ ही हम आपको यहाँ पर बता दें कि आखिर यह केस किस कानून के अंतर्गत इम्पोर्टेंट आता है और किस प्रोविज़न के अंतर्गत आता है। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले केस की स्टोरी शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर कुछ समझा देते हैं क्या कि ये जो के.एम. नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का केस जो आप पढ़ते हैं ये पढ़ते थे आईपीसी के सेक्शन, अगर आईपीसी देखें 1 जुलाई से पहले तो उसके फर्स्ट एक्सेप्शन के अंतर्गत। तो अब बट 1 जुलाई से जो है आईपीसी लागू नहीं है, आपका बीएनएस है। बट चीज़ें यहाँ पर देखिए अलग हैं, सेक्शन चेंज हो गए हैं बट यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट सेम कैसे है? आईपीसी 301 जो है बात करता था कि गंभीर और अचानक प्रकोपन के चलते किसी व्यक्ति की डेथ कोस कर देना। किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं, मतलब जिस व्यक्ति ने वो प्रकोपन दिया है उस व्यक्ति की भूल दुर्घटनावश किसी अदर पर्सन की डेथ कोस कर देना। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर बता दें कि आईपीसी के सेक्शन 300 में जो है हत्या की परिभाषा दी हुई थी। तो इसके जो शुरू के 4 खंड थे उनमें अगर कोई एक्ट आता है, यानी कि उनमें जो व्यवस्था जो एक परिस्थितियाँ दी हुई हैं उन परिस्थितियों में कार्य करके कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है तो वो हत्या के अंतर्गत दंडनीय होगा। और 300 के अंतर्गत जो 5 एक्सेप्शन थे उनमें अगर कोई कार्य करके किसी की मृत्यु कारित कर देता है तो हत्या का अपराधी ना होकर के आपराधिक मानव वध के दंड से दंडित किया जाता। अब ये चीज़ तो 300 में थी। अब वही सेम बीएनएस के सेक्शन 101 में देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि हत्या की परिभाषा। शुरू के चारों क्लॉजेस सेम है और बाद में 5 के 5 एक्सेप्शन है, जिनमें पहला एक्सेप्शन वही बात करता है कि गंभीर अचानक प्रकोपन में उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना जिसने कि वो गंभीर प्रकोपन दिया है। ठीक है, तो वो जिसने गंभीर प्रकोपन किया, अगर उस व्यक्ति की वो व्यक्ति डेथ कोस कर सकता है जिसको प्रकोपन दिया गया था, तो वो हत्या का अपराधी नहीं होगा बल्कि वहाँ पर आपराधिक मानव वध का अपराधी माना जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपने अगर थोड़ा सा भी किसी को प्रकोपन दे दिया और उसने किसी व्यक्ति ने किसी को अगर हल्का सा भी प्रकोपन दे दिया और उसको मार दिया गया तो वहाँ पर भाई वो कल्पेबल होमोसाइड का दोषी होगा, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर सर्कमस्टेंसेस देखी जाएंगी और उन्हीं सर्कमस्टेंसेस को विस्तार से समझाया गया था के.एम. नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य के केस में। तो ये तो था, यानी कि आपका लॉ कौन सा था? बीएनएस है फिलहाल, पहले आईपीसी था और उसका प्रोविज़न क्या है? आईपीसी का था 300 क्रॉस यानी कि एक्सेप्शन फर्स्ट, और बीएनएस में आपको देखने के लिए मिल रहा है सेक्शन 101 का एक्सेप्शन फर्स्ट। तो ये तो था विधि और प्रोविज़न। आइए अब स्टोरी देखते हैं आखिर क्या स्टोरी थी इस केस की। तो इसमें जो एक के.एम. नानावती थे ये एक नौसेना अधिकारी थे। इनकी जो शादी हुई थी वो सिल्विया नाम की लड़की से हुई थी। इनके बच्चे भी थे। ये सभी मुंबई में रहा करते थे। अगर एज की बात करें तो लगभग इनकी जो एज बताई जा रही है वो 34 ईयर्स की बताई जा रही है। नेवी अधिकारी थे तो मोस्टली ये अपनी ड्यूटी के चलते लगभग घर से बाहर ही रहते थे। एक समय ऐसा आया कि इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मच गई। क्या उथल पुथल मची? इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था प्रेम आहूजा। तो इनकी जो वाइफ थी सिल्विया, वो प्रेम आहूजा से मिलती धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपने लगा और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस बात का पता जब के.एम. नानावती को लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तो उनकी जो वाइफ थी सिल्विया ने इस चीज़ को अपने पति यानी कि के.एम. नानावती के सामने एक्सेप्ट किया कि वो आहूजा से प्रेम करती हैं। उसके बाद जो आहूजा यानी कि जिनसे के.एम. नानावती की वाइफ सिल्विया प्रेम करती थी, मोस्टली सिल्विया कहीं ना कहीं जानती थी कि आहूजा उनसे शादी के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी नानावती जो थे प्रेम आहूजा के घर गए और उन्होंने प्रेम आहूजा से पूछा कि क्या वो यदि सिल्विया से प्रेम करते हैं तो क्या वह सिल्विया से शादी करना चाहते हैं और उनके जो बच्चे हैं उनकी देखभाल करना चाहते हैं। बट जो आहूजा था उसने सरासर इनकार कर दिया सिल्विया से शादी करने के लिए और उनके बच्चों को रखने के लिए। आहूजा की इस चीज़ से नानावती को बहुत गुस्सा आया और वो जो पिस्टल अपनी साथ लेकर गए थे, जो उनके साथ पिस्टल थी उसमें जो गोलियां थी उनको आहूजा के सीने में उतार दिया।
और आहूजा की वहीं पर मौत हो गई। यह बिल्कुल एक ओपन केस था, मीडिया ने भी इसकी खूब कवरेज की। लास्ट में इसमें जूरी का फैसला जो आया वो नानावती के पक्ष में आया कि नानावती ने जो एक्ट किया है वो गंभीर और अचानक प्रकोपन के चलते किया है, जिस कारण उनको जो है यहाँ पर बरी कर दिया गया, यानी कि उनको हत्या के अपराध के लिए दंडित नहीं किया गया। इसके बाद इस मामले का ये मामला गया बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं उन्होंने जूरी के फैसले को खारिज कर दिया और नानावती को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी। 3 साल की सजा भुगतने के पश्चात जो है नानावती जेल से बाहर आ गए। बट इस केस के बाद मोस्टली हुआ क्या, इस केस के बाद जो जूरी था उसको समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा कि नानावती के बाद जूरी को जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया था। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, हमने आपको प्रोविज़न भी बता दिया कि आईपीसी के सेक्शन 300 के एक्सेप्शन फर्स्ट में था और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 101 के अपवाद फर्स्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर जो नानावती थे उनको हत्या के लिए दोषी ठहराया गया या आपराधिक मानव वध के लिए दोषी ठहराया गया, मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया, कल्पेबल होमोसाइड के लिए दोषी ठहराया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, हम आपको बता दें कि यहाँ पर इस केस के अंतर्गत जो जजेस थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम अपनाया, उन्होंने जो नानावती थे उनको कल्पेबल होमोसाइड के लिए दोषी नहीं ठहराया बल्कि मर्डर के लिए दोषी ठहराया, जैसे आपने ऊपर अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन में देखा। बट ऐसा क्यों कहा गया, क्यों किया, क्योंकि उन्होंने तो गंभीर प्रकोपन में ऐसा किया, क्योंकि उनकी वाइफ जो थी सिल्विया वो आहूजा से प्रेम करती थी, वो उनका दोस्त था, दोनों ने उनको धोखा दिया। बट उसके बाद भी नानावती आहूजा से मिलने गए, उन्होंने कहा कि क्या वो सिल्विया से शादी करेंगे, उनको बच्चे को रखेंगे। उसके बाद जब आहूजा ने मना कर दिया तो उनकी उस बात से उनको बहुत गुस्सा, यानी कि उनको गंभीर प्रकोपन मिला, जिसके चलते उन्होंने आहूजा की डेथ कर दी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप समझ सकते हैं जब नानावती को सिल्विया और आहूजा के प्रेम के बारे में पता चला, अगर उस समय ही वो अपने आप के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते कि उनकी वाइफ ने और दोस्त ने उनको धोखा दिया है, ऐसी कंडीशन में अगर यदि वो आहूजा की डेथ कॉज करते तो वहाँ पर जो है वो कल्पेबल होमोसाइड की कैटेगरी में उनका अपराध आ सकता था। बट पूरी सिचुएशन समझने के बाद उन्होंने अपनी वाइफ से भी पूछा इस बारे में, वाइफ ने भी एक्सेप्ट किया कि वो आहूजा से प्रेम करती हैं। आहूजा के पास भी वो गए, उनसे इतनी बात तक उन्होंने कर दी कि क्या वो सिल्विया से शादी करना चाहते, क्या उनके बच्चों को रखना चाहते। इसका मतलब उन्होंने वहाँ पर जो एक्ट किया, जो आहूजा को मारा, वो गंभीर प्रकोपन के चलते नहीं मारा बल्कि वो उनकी पूरी, देखिए हम यहाँ पर अगर एक एज ए केस लॉ के थिंकिंग से देखें तो ये उनकी प्लानिंग थी। क्योंकि वहाँ पर जब आहूजा ने मना किया तो जो नानावती थे उन्होंने सीने में उनकी गोलियां उतार दी, जिससे कि जो है आहूजा की डेथ हो गई। तो इसका मतलब वो पिस्टल अपने साथ लेकर गए थे, कहीं ना कहीं वो एक इंटेंशन के साथ गए थे कि वो यदि आहूजा ऐसा कुछ करता है तो उसकी डेथ कोज करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो अगर इस प्रकार का वेपन अपने साथ लेकर गए थे, पिस्टल अपने साथ लेकर गए थे, तो वहाँ पर उनकी इंटेंशन थी आहूजा की डेथ कोज करने की। अब यहाँ पर इस केस में किया क्या, इस केस में जो डिसीजन दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, वहाँ पर उन्होंने डिसीजन जो है ऐसी सिचुएशन में दिया, वहाँ पर उन्होंने जिस सिचुएशन में नानावती थे उसी सिचुएशन में, यानी कि उसी सोसाइटी के एक पर्सन को रखा और वहाँ पर देखा कि इसी सोसाइटी का एक व्यक्ति यदि इसके साथ ऐसी कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं, ठीक है। उसको वहाँ पर रखते हुए ही नानावती के केस में जो है वो डिसीजन दिया गया। तो सिंपल बात हम आपको यहाँ बता दें कि नानावती के केस में जो स्टोरी थी, वहाँ पर नानावती को मर्डर के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, कल्पेबल होमोसाइड के लिए नहीं ठहराया गया था, क्योंकि नानावती का जो एक्ट था वो गंभीर अचानक प्रकोपन के चलते नहीं था। बाद में पूरी सोची समझी इंटेंशन के साथ उन्होंने ये एक्ट किया था।